हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एडुकेटर आयशा और आज हम लोग जो 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस का उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। क्या यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है? नहीं पाया जा रहा है। किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? मछली। मछली में क्या होता है? एक ही बार होता है, एकल परिसंचरण में होता है। क्या होता है? एकल परिसंचलन होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हृदय में जो रक्त रहता है, मतलब कि गिल्स से जाएगा, हृदय से गिल्स में जाता है और फिर ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद गिल्स में क्या हो रहा है? हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है। गिल्स से मछलियाँ रेस्पायर करती हैं, तो फिर वो जाता है गिल्स में और फिर वहाँ से फिर वो सीधे बॉडी के अन्य भागों में चला जाता है। ठीक है, जबकि मेढक, पक्षी और मनुष्य में क्या होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा यकृत से। ठीक है, यकृत क्या होता है हमारा? लीवर से। ठीक है, तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। और उसमें होता क्या है कि अमोनिया के अपचयन, डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये क्या करता है, जो रक्त रहता है वो प्रवाह के माध्यम से कहाँ पे जाता है? किडनी में जाता है, वृक्क में जाता है और फिर वहाँ से वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीसीटी में। पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो पीसीटी में होता है। तो देखिए जो हमारा किडनी में, वृक्क में जो नेफ्रॉन्स रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो अधिकांश जो भी ग्लूकोज रहता है, जो ज़्यादा रहता है, उसका क्या हो जाता है? पुनर्वशोषण हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। क्यों होता है? ताकि ये फिर से वापस से क्या हो जाए? रक्त में जाके सम्मिलित हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में जो भी काम चल रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, जो भी क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, उसमें जो भी हानिकारक पदार्थ बन रहा है जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उसको ऑब्वियस ही बात है कि हमें क्या करना है? बाहर निकालना। तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है? पाचन तंत्र होता है? बिल्कुल नहीं। पाचन तंत्र में क्या होता है कि हम लोग खाने को पचाते हैं। परिसंचरण तंत्र? बिल्कुल नहीं। क्या होता है इसमें? हम लोग सर्कुलेशन करते हैं। किसका सर्कुलेशन करते हैं? CO2 का, ऑक्सीजन का, CO2 का, और किसका कर रहे हैं? हॉर्मोन्स का करते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र? बिल्कुल नहीं। नर्वस सिस्टम में होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्सर्जन तंत्र। क्या हो जाएगा? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो देखिए मेरुरज्जु क्या होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु जो होता है, तो बेसिकली ये शरीर में क्या कराता है? तंत्रिकीय संकेतों को क्या कराता है? संचारित कर रहा है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग खराब कर देंगे, यही खराब हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह बॉडी के कुछ पार्ट से क्या होगा? कनेक्शन टूट जाएगा, हमारा वहाँ पे मैसेज नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? लकवा मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या होता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? लिवर। ठीक है, देखिए जिसने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही आंसर किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका लिवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन जो रहता है वो ऐसा आपका हार्मोन्स होता है जो कि पौधों का क्या कराता है? वृद्धि कराता है, उसका विकास कराता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीन हो जाएगा, जिबरेलिन हो जाएगा, ये सब क्या कराता है? ग्रोथ कराता है। ठीक है, प्लांट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। तो देखिए कायिक प्रवर्धन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे पत्तियों के द्वारा किस में हो रहा है, तो प्याज में होता है? बिल्कुल नहीं। आलू में होता है? नहीं होता है। गुलाब में होता है? नहीं होता है। किस में होता है? ब्रायोफाइलम में होता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम का जो पत्ता रहता है, ठीक है, ऐसे इस टाइप का अगर पत्ता है
तो उसके कॉर्नर्स पे क्या होता है, एक नया प्लांट्स, उसमें रूट और पत्ता दो सब निकल जाता है, ठीक है। ऐसे 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 प्रेजेंट रहता है। अगर हम लोग इसको यहाँ से तोड़ के मिट्टी में लगा देंगे, मिट्टी में लगा देंगे तो क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये पत्तियों के कारण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ब्यूटेन में कितने समवायी संभव है? तो ब्यूटेन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, ठीक है, H10। तो हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 हमारा है कार्बन, ठीक है। अब इसके साथ टर्मिनल्स पे सब जगह H लग जाएगा, H लग जाएगा, H लग जाएगा, H H H H H, ठीक है। तो 4 और 10 हमारा हो गया। तो ये पहला हो गया। इसको किसी और तरीके से बना सकते हैं क्या, 1 2, ठीक है, 3 कार्बन और एक बीच वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह H लग जाएगा, H10 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 ही इसका आइसोमर पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मीथेन के अणु का आकार होता है? तो इसके लिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH4, ठीक है। यहाँ पे C लगा दिए, यहाँ पे H H H H, ठीक है, इस टाइप से बनेगा हमारा। तो देखिए 4 H है, एक कार्बन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चतुष दिख रहा है, 4 है तो सम चतुष्फलकीय हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन आया है। आई होप कि सबका अच्छा पेपर गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है? तो देखिए कार्बन का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 2 और फिर 4, तो 2 तो स्टेबल है, 4 वाले को क्या चाहिए, 8 करने के लिए कितना और चाहिए, 4 चाहिए। या तो ये 4 किसी को दे देगा या फिर वो 4 किसी से ले लेगा, ठीक है। तो 4 इसका शेयरिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट वैलेंसी इसका कितना होता है, 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन। एल्केन ही क्यों होगा, क्योंकि एल्केन में क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड्स बनता है, ठीक है। मतलब कि क्या, एकल बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये संतृप्त का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। ये मैंने जो परसों MCQ कराया था उसमें ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए एथिलीन जो होता है उसको हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसका क्या हो जाएगा, C2H4, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथीन होता है, ठीक है, इथीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, कौन सी ऐसी कमी थी, ठीक है, वो जो बनाया था पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या था, ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, नहीं उसको तो मिला ही था, ठीक है। CI को उचित स्थान न देना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन को बिल्कुल भी उचित स्थान नहीं मिला था। अब हाइड्रोजन को क्यों नहीं मिला था, क्योंकि हाइड्रोजन तथा वो हमारा धातु और अधातुओं के दोनों के बीच में कुछ था, ठीक है, इसलिए वो उसको प्लेस नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूलैंड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसका भी क्वेश्चन पेपर था उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो इसका ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Na2O। क्यों होगा, Na2O क्या करता है, ये पानी के साथ जब भी क्रिया करेगा तो फिर क्या करता है, ये एक क्षारीय विलयन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, किरण पुंज, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश पुंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो हमेशा और हमेशा क्या करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। जब भी हम लोग किरणें बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे सीधा बनाते हैं, फिर वापस रिफ्रैक्ट हो गया तो फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्या होता है, ये हमेशा सीधी दिशा में चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, अभिसारी। अवतल दर्पण कैसा होता है, दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। क्यों अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो कनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण जो होता है, ये प्रकाश को क्या करता है, समेटता है, ठीक है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? नेगेटिव होता है। हमेशा हमेशा अवतल दर्पण का जो फोकस का जो दूरी होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? कोई भी वस्तु है उससे क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा डिमिनिश्ड बनेगा, सीधा बनता है, ठीक है, इरेक्ट बनता है, और कैसा बनता है? आभासी बनता है, मतलब कि वर्चुअल बनता है, कहीं और बनता है। ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब बनता है इसमें। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या हो जाता है? जब वैक्यूम में मतलब कि निर्वात में जब प्रकाश की गति रहती है तो वो कितनी रहती है? 3 × 10⁸ रहता है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट है। जैसे ही वो क्या होता है? हवा में प्रवेश करता है तो छोटे छोटे हवा में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, जिससे क्या होता है? वो टकराने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसका जो गति रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तो बेसिकली होता क्या है कि जब तारों से जो भी प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वो पृथ्वी पे आ रहा है, तो पृथ्वी का क्या है? बहुत सारा वायुमंडलीय परत है, बहुत सारा स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर। ठीक है, तो होता क्या है कि सब का घनत्व अलग अलग होता है। अब इसमें बार बार क्या हो रहा है? प्रकाश जो है वो अपवर्तित हो रही है, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो रही है, और इसी के कारण से क्या होता है कि तारे जो है हमें क्या लगते हैं कि टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? क्या हो जाता है? आयनित होता है। क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि HCl है, ठीक है, इसमें से क्या निकला? H+Cl-। ठीक है, आयोनाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? क्या है? नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आई थिंक शकरकंद। ठीक है, स्वीट पोटैटो, क्योंकि क्लोव ऑयल होगा, वैनिला होगा, ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, शकरकंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। अगर क्यों चींटी का जो स्टिंग रहता है, ठीक है, डंक जो रहता है उसमें यही प्रेजेंट रहता है कि चींटी जब हमें काटती है तो क्या होता है? वहाँ पे सूजन हो जाता है, जलन होने लगता है, इचिंग होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्वेत फॉस्फोरस को। क्यों इसको जल में डुबो कर रखते हैं? क्योंकि ये जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। और जैसे ही ये जो वायु में हमारा जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही ये मिलेगा तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा। तो कहीं पे भी कभी भी आग लग जाएगा अगर हम लोग इसको खुला हवा में छोड़ देंगे तो। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? पानी में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं उन्हें? हम क्या कहते हैं उसे? यहाँ पे हो जाएगा गैंग। ठीक है, अधात्री। अब बेसिकली होता क्या है कि जो अयस्क होता है, जो हमारा ओर होता है, उसमें धातु के अलावा और भी कुछ कुछ मिला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि रेत हो सकता है, सिलिका हो सकता है, मिट्टी हो सकता है। तो ये जितनी भी अशुद्धियाँ उसमें प्रेजेंट होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किसको हम लोग चाकू से बहुत ही ईजिली काट सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा नरम धातु होता है जिसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। अब देखिए जो सोना होता है, जो 24 कैरेट का सोना होता है, ठीक है, 24 कैरेट का जो सोना होगा वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है। अगर हम लोग इससे कोई भी चाहेंगे कि कोई भी ज्वेलरी बनाए, कोई भी आभूषण बनाए, तो वो वैसा नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ होगा ये काम। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत चांदी या फिर जिंक, जस्ता भी मिलाया जाता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग क्या मिलाते हैं? कॉपर मिलाते हैं। ठीक है, और
जब इसको मिलाते हैं तो ही हमारा वो क्या होता है, हार्ड होता है सोना, थोड़ा कड़ा होता है, तो फिर उससे हम लोग कोई भी आभूषण बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिलिकॉन है एक, क्या होता है सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन, क्या होता है हमारा उपधातु होता है। ठीक है, उपधातु, उपधातु क्या होता है, वो होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पे टिक किया हुआ है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो जब भी ये हमारा रेस्ट पे रहेगा तो क्या होगा, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसको क्या करता है, उसी डायरेक्शन में रखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास सुई क्या करेगी, क्या शो करेगी, क्या होगा, वो विक्षेपित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, मतलब कि डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विद्युत धारा की वजह से क्या होने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, सुई घूमने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है, क्या क्या फैराडे का जो भी खोज था क्रांतिकारी उसमें से क्या क्या है। ठीक है, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक, ठीक है, और विद्युत अपघटन के नियम, ये दोनों जो है ये फैराडे ने ही खोजा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, क्या कर रहा है विद्युत मोटर, किस चीज़ को परिवर्तित, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बताइए इसमें क्या, फ्लेमिंग का हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल था उसमें क्या बताता है, हमारा इंडेक्स फिंगर क्या बता रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकार के। ठीक है, ऑपोजिट टाइप के। तो हमारा जो दाया हाथ अंगूठा, राइट हैंड थंब रूल जो होता है, उसकी वजह से हम लोग क्या पता चल सकता है कि तार के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, उसी से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल वो क्या होता है, नवीकरणीय होता है, मतलब कि रिन्यूएबल हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जल से जो विद्युत ऊर्जा निकल रहा है तो दोबारा से तो बना सकते हैं ना, जल तो कहीं नहीं जा रहा है, जल तो वहीं पे स्टोर रहा है ना, फिर से वापस हम लोग उससे बना सकते हैं, तो रिन्यूएबल होता है। ठीक है, कौन सी गैस विश्व ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो आंसर बिल्कुल सबका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मैग्नीशियम आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है। तो ये बिल्कुल सही है, समूह 2 का होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में आता है हमारा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, क्या होता है, क्षारीय पृथ्वी धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्तन हैं। ठीक है, कितने हम लोगों ने क्या किए हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स बनाए हैं, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड और इजी सा आंसर 7। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। ये जो नहीं रहता है इस पर एकदम एम्फसाइज होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि क्या है, नहीं है, कौन सा नहीं है। तो कट्टा जो होता है और कुल्हा जो होता है और जो डग वेल होता है, ये तीनों क्या है, प्राचीन विधि है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध का क्या था उद्देश्य, इसका आंसर क्या होगा, इनमें से एकदम सेम क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था। ठीक है, बिजली आपूर्ति, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, तीनों था। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो देखिए, जो भी हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुनः उपयोग करेंगे। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग फिर से उस चीज़ को उपयोग कर लेंगे तो कम कचरा जनरेट होगा। ठीक है, पुनः चक्रण करेंगे, रिसाइकिल बिल्कुल करेंगे। कोई भी कचरा है, ठीक है, उसको हम लोग, जैसे कि पेपर है, रद्दी है, हम लोग रद्दी वाले को देते हैं, फिर वो लोग फिर से उससे क्या करता है, उसको रिसाइकिल करता है, फिर से पेपर बनाएगा। तो क्या पुनः चक्रण करेंगे तो उससे वेस्ट कम जनरेट हो रहा है, बिल्कुल
कमी करेंगे, वेस्ट ही कम, अगर हम लोग कचरा जो है हमारा वही कम जनरेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में नवीकरण संसाधन कौन है? कौन सा क्या है, नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है, मतलब कि हम लोग फिर से उसको बना सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम जो होता है ये बहुत साल में बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग नवीकरणीय नहीं कहेंगे, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल होता है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि अगर हमने पेड़ों को काट दिया तो हम आज अगर फिर से पेड़ बोना चाहेंगे तो 10 साल में फिर से फॉरेस्ट बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बायोगैस में ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 48, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो पेप्टिक अल्सर कब हो सकता है, बहुत देर तक भूखे रहने से होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग बहुत देर तक भूखे रहेंगे तो हमारे पेट में क्या होता है, एसिड का जो मात्रा रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पेट क्या है, वेट कर रहा है कि खाना आएगा तो फिर हम लोग उसमें एसिड मिला के उसको ब्रेक डाउन करेंगे, एंजाइम से रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो खाना तो आ नहीं रहा, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जब हमारे पेट में एसिड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पित्तरस स्रावित होता है, कहाँ पे पित्तरस स्रावित हो रहा है, मतलब कहाँ से, तो कहाँ से हो रहा है, यकृत से हो रहा है, कहाँ से, लिवर से होता है। तो पित्तरस क्या होता है, हमारा जो बाइल जूस है जो येलोइश ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है, वो लिवर से आता है और ये करता क्या है, बेसिकली वसा को पचाने के लिए तोड़ता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, क्षुद्रांत में स्थित रंसाकुर का क्या कार्य होता है, ठीक है, विलाई का क्या काम हो रहा है। तो देखिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, मतलब इस टाइप से अगर है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा छोटा छोटा फिंगर, उंगली के जैसा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एकदम बेसिक्स का कॉन्सेप्ट था इसमें, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही इसने मार्क किया है, अवशोषण पर सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है। तो अब देखिए अगर एकदम सीधा कुछ रहेगा और यहाँ से कुछ भी पास करेगा तो क्या होगा, जो ये स्ट्रेट लाइन है यही उसको पकड़ पाएगा, ठीक है। अब जब ये ऐसे ऐसे कर्व हो गया तो ये लंबा हो गया ना, अगर हम लोग ये जो सीधा वाला है, अगर ये मेरा 4 मीटर का है तो ऐसे ऐसे अगर हम लोग धागे को रखेंगे तो हो सकता है कि ये क्या होगा, 50 मीटर का हो, ऐसे ऐसे रख दिए ना, घूम गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो उसका क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाए, मतलब जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाए। मुख गुहा का पिछला भाग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा, ठीक है, ग्रसनी। ये क्या होता है, मुख गुहा का पिछला भाग होता है फेरिंग्स, ठीक है, और ये क्या करता है, उसको ग्रास नली से जोड़ता है, ठीक है, मुख गुहा और ग्रास नली को जोड़ती है फेरिंग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बाहरी वातावरण में कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निःश्वासन, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन भी आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों के बारे में, कि ये आ रहा है और ये जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल, कैसे, H2O है, ठीक है, H2O को जब हम लोग फोटोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो कहाँ से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आ रहा है, वाटर से। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किसे कोशिका का जल ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसमें, ATP, क्या होता है ATP हमारा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा। जैसे कि रुपया, जैसे पैसा है उसका करेंसी क्या होता है, रुपीज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में रुपीज़ है, तो वैसे ही हमारे बॉडी में कितना एनर्जी मिल रहा है, 38 ATP मिल रहा है, 2 ATP मिल रहा है, ये मैंने बताया था कल की क्लास में, रेस्पिरेशन में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, पादप में जाइलम उत्तरदायी है,
तो जाइलम का क्या काम है, क्या काम कर रहा है जाइलम? जाइलम क्या करता है, हमेशा क्या करता है, जल को लेके जाता है। ये बिल्कुल गलत आंसर लगाया है जिसने भी लगाया है। क्या हो जाएगा ये, डी, जल का वहन करते हैं। और यही अगर रहता यहाँ पे फ्लोएम रहता, ठीक है, फ्लोएम रहता तो उसमें भोजन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 56, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो देखिए हमारा जो रक्त होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी प्रेजेंट रहता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ब्लड प्लेटलेट्स रहता है, ये सब रहता है, ये रहता है और फिर ये रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स कहते हैं। उसका ये 3 पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। तो इसका ऑल ऑफ दिस, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसके हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी। जो भी किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं आपके बॉडी में, फिजिकली अंदर से जहाँ भी हो, उसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी होगा। विविधता बिल्कुल नहीं हो या डाइवर्सिटी हो जाता है वो। चलिए प्यूबर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो इसमें डायफ्राम आ जाएगा, कॉन्डम आ जाएगा और कॉपर टी एंड लूप, ये तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एटाविज्म का क्या अर्थ है? ठीक है, एटाविज्म का मतलब क्या होता है? तो एटाविज्म में बेसिकली होता क्या है कि जो भी ऑफस्प्रिंग रहता है, मतलब कि जो आपका संतति आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा लक्षण देखा जाता है जो कि उसके पेरेंट्स में नहीं है, उसके माता पिता में नहीं है, लेकिन कभी किसी पूर्वज में था, दादा दादी परदादा परदादी, ठीक है, किसी पूर्वज में था, उसके माता पिता में नहीं था, लेकिन उस बच्चे में आ गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटाविज्म कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संतति में पूर्वजों के गुण का आना जो जनकों में नहीं है, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 60, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी जीव है, ठीक है, उसका हमको जीनी संरचना देखना है, मतलब कि क्या देखना है, जीनोटाइप देखना है। इस बच्चे को पता नहीं विविधता से कितना प्यार था, हर जगह विविधता को ऑप्शन टिक किया है, सब जगह गलत है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होगा, जीनी संरचना जो होता है वो हमारा जीनोटाइप होता है, ठीक है। फिनोटाइप हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बाहरी लक्षण है, ठीक है। हम अगर जैसे मटर का कोई पौधा है तो वो बाहर से अगर उसका फूल जो है वो अगर पर्पल कलर का है तो वो उसका फिनोटाइप है, ठीक है। अब उसके अंदर उसका जीन्स क्या है कि उसके अंदर वो आपका जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लंबा है, तो कैपिटल टी है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल है और स्मॉल टी है, ठीक है। ये वाला हमेशा क्या होगा, लंबा रहेगा, ये वाला भी लंबा ही होगा ना, लेकिन ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी उसके अंदर, तो ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा। और फिनोटाइप तो ये दिखेगा कि ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो था कॉन्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन का, वो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्विनिज्म कहते हैं, ठीक है, डार्विनवाद कहते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या था कि वही जो भी जीव है, ठीक है, वही जीव आगे रह पाएगा जो वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, उसमें सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो वो नेचुरल सिलेक्शन है कि, तो अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो देखिए हुआ क्या था, जब इंडस्ट्रीज़ आया था, ठीक है, जब इंडस्ट्रीज़ आया तो एक बीटल था, एक वाइट था और ब्लैक था, ठीक है। तो पहले क्या था, पेड़ों के तना पे क्या था, लाइकेंस प्रेजेंट था। तो उस वक्त क्या होता था कि जो बीटल, वाइट वाला बीटल भी है वहाँ पे और ब्लैक वाला बीटल भी है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लैक वाला तो एकदम अचानक से दिख जाएगा, कोई भी प्रेडेटर उसको जो भी खाने आएगा, चिड़िया जो भी खाने आएगा, तो ब्लैक वाला को क्या करता था, वो खा लेता था, ठीक है। अब धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज आया तो बहुत पॉल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से पूरा गंदा हो गया, तो क्या हो गया, लाइकन नहीं रहा, तो अब ब्लैक हो गया। तो अब क्या होगा, अब ब्लैक वाला जो है वो तो आराम से छिपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, कैमोफ्लेज कर गया है, और जो वाइट वाला है वो दिखने लगा है। तो अब क्या होगा, वाइट वाले को लोग जो भी प्रेडेटर है वो खा जाएगा। तो ये क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था कि उस टाइम पे वाइट वाला जिंदा रह रहा था, फिर नेक्स्ट टाइम जब आया नेचुरल नेचर में कुछ चेंजेस आया तो ब्लैक वाले को बेनिफिट मिल गया, फिर ब्लैक वाला जिंदा रहने लगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, और इसको किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62,
जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा रसायन है जो जैव आवर्धन मतलब कि बायोमैग्निफिकेशन को बता रहा है। तो बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो फूड चेन होता है मतलब कि खाद्य श्रृंखला जो होता है, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा हानिकारक रसायन, मान लीजिए कि इसका आंसर हमारा क्या है, DDT होगा, तो कोई भी ऐसा हानिकारक रसायन जो रहता है उसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सांद्रता जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है और फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, उसमें जो लास्ट लेवल पे फूड चेन पे जो भी लास्ट लेवल पे रहता है, ट्रॉफिक लेवल पे, उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, किसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, शाकाहारी को कह रहे हैं। ठीक है, तो शाकाहारी जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पौधों को खाते हैं। ठीक है, पौधे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, उनको ही खा रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो क्या वो जेट इंजन्स में होगा, क्या वो रेफ्रिजरेटर्स में होगा, क्या वो एयर कंडीशनर में होगा, तो इनमें से सभी। ठीक है, CFC को हम लोग इनमें से सभी में करते हैं। और CFC बेसिकली क्या करता है, हमारा जो अर्थ पे जो ओजोन का जो ब्लैंकेट है उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो क्या होगा, अगर फोकस दूरी हमारा क्या है, f है, और उसका जो क्षमता है वो क्या है, p है, तो इसके बीच का रिलेशन होता है F/P इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। इसका आंसर क्या होगा, फिल्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो आंखें हैं, रेटिना है, ठीक है, उसका तो कैमरे में क्या होता है, वो करती क्या है, रेटिना क्या करती है, वो भाग होती है जो कि प्रकाश जब वहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करती है, छवि बन रहा है कुछ, ठीक है, जो भी लाइट आ रहा है उसका छवि बन रहा है। ठीक है, और जो कैमरा होता है तो उसमें जो फिल्म प्रेजेंट रहता है, लेकिन अब तो डिजिटल कैमराज हो गए हैं तो उसमें क्या रहता है, डिजिटल सेंसर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो प्रकाश को पकड़ती हैं और फिर क्या करती हैं, छवि बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा, निकट उसका होता है 25 और दूर का जो रहता है वो अनंत है। हमको जितना दूर तक खाली दिख रहा है वहां तक तो दिखेगा ही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, क्या उसको ब्लू दिखेगा, क्या उसको लाल दिखेगा, या उसको उजला दिखेगा, उसको क्या होगा, काला दिखेगा। क्यों काला दिखेगा, अब हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो चंद्रमा पे खड़ा है तो उसको वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, कोई प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको ब्लैक दिखता है, काला दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है, समंजन क्षमता जब नेत्र का हमारा कम हो जाएगा तो क्या होगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसे मान लीजिए उम्र बढ़ रहा है तो आंखों का जो लेंस है, ठीक है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि उसका जो लचीलापन होता है वो क्या होता है, कम होते जाता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका समंजन जो अकोमोडेशन क्षमता होता है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, तो फिर हमें क्या होगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो रेजिस्टिविटी का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, ओम पर मीटर होता है, क्या होता है, ओम पर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 71, एक जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो एक जूल में जो होता है 0.23 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, 0.239 कैलोरीज होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, अब देखिए लोहा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, लोहे का बनेगा तो कैसे, मतलब उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ओके, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलांक होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कितना तक होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं फिलामेंट्स में, ताकि जब बहुत ज़्यादा भी दम बल्ब, अब तो वैसा बल्ब नहीं आता है, पहले एक येलो कलर का जो बल्ब आता था, ठीक है, तो उसमें फिलामेंट्स रहता था, तो वो टंगस्टन का बना होता था, वही लाइट अप करता था बेसिकली। तो जब बहुत ज़्यादा बहुत देर तक अगर हम लोग बल्ब को जलाते थे तो वो फ्यूज़ हो जाता था, टूट जाता था बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। कलपकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या है? क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बेसिकली ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन ज़्यादा होता है, तो प्रमुख अगर हम लोग देखेंगे तो ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, जिसको हम लोग क्या दोबारा से नहीं बना सकते? अभी ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें क्या था, कौन से नवीकरणीय है, उसमें क्या था, कोल पेट्रोलियम था जो कि नहीं हो रहा था, तो यहाँ से वहीं से क्वेश्चन बन जाता, कोल एंड पेट्रोलियम हो जाएगा जो कि नॉन रिन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 76, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो होती है वो हमारी कैसी होती है? उपचयन। ठीक है, कैसी होती है? ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 77, इलेक्ट्रॉन्स में स्थानांतरण में बने यौगिक कहलाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी, इलेक्ट्रोवैलेंट्स कहते हैं। ठीक है, कोवैलेंट में जब इक्वल इक्वल दोनों में शेयरिंग होता है, ठीक है, तो उसको कोवैलेंट कहते हैं। 78, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2KClO3 गिव्स KCl + 3O2। तो बेसिकली देखिए इसमें होता क्या है, अपघटन जो हमारा अभिक्रिया होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, उसमें होता क्या है कि एक यौगिक जो रहता है, ठीक है, एक यौगिक टूटता है और टूट के 2 या फिर 2 से अधिक, ठीक है, 2 या फिर 2 से अधिक क्या करता है? उत्पाद बनाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपघटन। तो देखिए यहाँ पे तो 2 है, एक बन रहा नहीं होगा, यहाँ पे क्या है? 1 है, सेम एक ही है, यहाँ पे क्या है? 2 है, फिर 2 है, तो यहाँ पे क्या है? 1 है, उससे क्या हो रहा है? 2 बन रहा है। इजी सा आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक एसिड अम्ल पाया जाता है? ठीक है, किसमें टार्टरिक रहता है? टैमरिंड में रहता है, इमली में। ओके, इमली या फिर अंगूर हो गया, या फिर हमारा जो बेकिंग पाउडर्स होता है, इन सब में क्या रहता है? टार्टरिक एसिड रहता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ का, क्वेश्चन नंबर 80, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो MCQ जितना भी था 80 वो हमने कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दूंगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप कि सबका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, सबको बहुत अच्छे मार्क्स आए, 40 क्वेश्चंस आपसे आराम से बन गए हो क्योंकि ईजी थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।